डन लाड लो मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज क्लियर हो गई? मतलब फिनॉल जो है हमारे, फिनॉल अंकल जी जो है वो ज्यादा बड़े गुंडे हैं किसके मुकाबले? अल्कोहल के मुकाबले। अच्छा एक कंपैरिजन और आता है, देखो एक कंपैरिजन और आता है, मैं आपको बताता हूं। एक कंपैरिजन आता है फिनॉल वर्सेस फिनॉक्साइड, फिनॉल वर्सेस फेनॉक्साइड। व्हाट इज फेनॉक्साइड? फिनॉक्साइड का मतलब होता है, जैसे अल्कोक्साइड सिखाया था, व्हाट डू मीन बाय अल्कोक्साइड्स? RONA, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड, मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ में ऑक्सीजन। वैसे ही आपका क्या होता है? फिनॉक्साइड, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर ONA, यानी फिनाइल रिंग विद ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिनॉल क्या होता है? Na हटाकर H लगा दो। तो यहां पर आप लोगों ने देखा ही था कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन करते थे आपके फिनॉल की, मान लो किसके साथ? एक मेटल के साथ, तो यहां पर क्या बनता था? यहां पर बनता था ONA प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होती थी। तो अब यहां पर एक सवाल और आता है, याद करो मैंने आपको एसिडिटी के अंदर, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल के अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर मान लीजिए आपके पास में यहां पर एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन, और आप एल्कोक्साइड आयन का ट्रीटमेंट वाटर के साथ कर रहे हैं, तो आपको यहां पर एल्कोहल मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। और फिर हम लोगों ने कंपेयर किया था RO नेगेटिव, H2O, एल्कोहल और OH नेगेटिव को। तो हमने पाया था कि जो वाटर है इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्यों? क्योंकि वाटर जितना इजीली इसको प्रोटॉन डोनेट कर पा रहा है, उतना इजीली अल्कोहल इसको प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है। फिर हमने देखा था कि ये जो तुम्हारा एल्कोक्साइड आयन है, एल्कोक्साइड आयन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये बड़े आराम से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है। लेकिन OH नेगेटिव को हम लोगों ने एक वीक बेस माना था, क्योंकि ये इतना इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब ठीक उसी तरह यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे आपके फिनॉल और फिनॉक्साइड को, फिनॉल को और फिनॉक्साइड को, कि इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। बेसिकली क्या ये बात समझ में आ रही है? तो गाइस अब हम लोग यहां पर फिनॉल में और फिनॉक्साइड के अंदर ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। क्या ये बात क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो गाइस देख लो, बिल्कुल सीधी सी बात है। जैसे हम लोगों ने उधर एल्कोक्साइड और अल्कोहल का कॉन्सेप्ट देखा, यहां पर हम फिनॉल एंड फिनॉक्साइड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन देखो गाइस, हम यहां पर सिर्फ इनकी स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। अबे क्या गिरा बे गाइस, मेरे को लगा पता नहीं क्या गिरा मेरे ऊपर, अभी मेरे को हार्ट अटैक आ जाता, अभी अपन बेहोश होके गिर जाता। चलो, तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी को, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी की तरफ बेसिकली हम लोग चलेंगे और इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग सब जानते हैं फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि वो प्रोटॉन छोड़ता है, लेकिन फिनॉक्साइड आयन प्रोटॉन नहीं छोड़ेगा, इनफैक्ट वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो अल्कोहलिक नेचर तो सिर्फ फिनॉल का होगा, फिनॉक्साइड अल्कोहल नहीं होगा, फिनॉक्साइड तो कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो आप इन दोनों की एसिडिटी कंपेयर मत करना भाई, ये तो बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक नेचर का है। तो फिर आप क्या कंपेयर करवा रहे हो सर? स्टेबिलिटी। इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इन्वायरमेंट में ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो हम लोग यहां पर ये देखेंगे। तो जब मैं आपसे फिनॉल की बात करता हूं, तो हम लोग सब जानते हैं कि फिनॉल के अंदर सबसे पहले इस प्रकार OH होता है, फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों को एक नेगेटिव चार्ज यहां दिखता है, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाता है, यहां पर OH रहता है, ऑक्सीजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये मैं फिनॉल की बात कर रहा हूं, लड़ लो। फिर यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक डबल बॉन्ड OH और एक पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर OH पॉजिटिव चार्ज।
और फिर यहां पर वापस से जो जैसा था वो वैसा हो जाएगा OH और ये, ठीक है। अब जब मैं फिनॉक्साइड को बनाता हूं तो गाइस फिनॉक्साइड के अंदर क्या होता है पता है? ऑक्सीजन पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड है। फिनॉक्साइड मतलब आप लोग सब जानते हो, आपके फिनाइल रिंग के ऊपर Na जुड़ जाना। तो हम लोग सब जानते हैं कि जब ऑक्सीजन और सोडियम को कंपेयर किया जाएगा तो ऑक्सीजन की जब इच्छा होगी वो सोडियम को लात मार के भगा देगा। तो यहां पर यह है आपका फिनॉक्साइड का आयन, दिस इज योर फिनॉक्साइड आयन। तो गाइस जब हम फिनॉक्साइड आयन को देखते हैं तो वही चीज होगी, फिनॉक्साइड बोलेगा अरे बाप ले, मेरे पास में तो 3-3 लोन पेयर है, ताले एक लोन पेयर तू लत ले। तो ये बोलेगा ठीक है दे दे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड, लेकिन गाइस यहां पर आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर किसी भी प्रकार का पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन पेयर सोडियम का या किसी भी मेटल का, सोडियम का, पोटेशियम का और एल्यूमिनियम का, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन या अल्कोक्साइड आयन सिर्फ सोडियम, पोटेशियम और एल्यूमिनियम के साथ ही बन पा रहा था। तो उन तीनों में से किसी के साथ भी जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये उसका इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास रख लेगा। तो यहां पर अब आप देखो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी, आई रिपीट, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आ जाएगा, बाकी सब अपनी जगह पर। बाद में यहां नेगेटिव चार्ज यहां पे, चलो मैं नेगेटिव चार्ज बना देता हूं, लोन पेयर आप समझ जाना, लोन पेयर है वो, कंफ्यूज होने वाली मेरे लाडले गुलगुलो कोई बात नहीं है। यहां पर आ जाएगा ऑक्सीजन, लोन पेयर, एंड फाइनली ये एंड डबल बॉन्ड, एंड आपके ऑक्सीजन पर फिर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो सर इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4 ऑब्जर्व करो, एंड इसका स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 4 ऑब्जर्व करो। क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो डिफरेंस बताएगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज करो और फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और फेनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मुझे डिफरेंस बताओ। गाइस यहां पर स्ट्रक्चर 4, 3 और 2 के अंदर यू आर ऑब्जर्विंग अ चार्ज सेपरेशन, you are observing a charge separation. What is charge separation? एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज। बट ऑन फिनॉक्साइड देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। किसी भी प्रकार का आपको चार्ज सेपरेशन यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आ जाता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा फील करता है। क्यों? क्योंकि एक एंड पर पॉजिटिव भरा हुआ है और एक एंड पर नेगेटिव चल रहा है, मतलब उसके दो टुकड़े हो गए, वो खिंच गया, वो बट गया। एक एंड पर पूरा पॉजिटिव घुसेड़ दिया, एक एंड पर पूरा नेगेटिव घुसेड़ दिया। यह बात गलत है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर ऐसा है कि एक ने नेगेटिव चार्ज कुछ देर अपने पास में रखा, वीडियो गेम PS5 खेला, फिर दूसरे दोस्त ने मांगा ये ले ले, फिर ये खेल रहा, फिर इसने इसको दे दिया, फिर ये खेल रहा है, फिर इसने इसको दे, फिर इसके पास आ गया। तो ये खुशी खुशी एक चार्ज को अपने अंदर, एक प्रकार के चार्ज को खुशी खुशी अपने अंदर रोटेट कर रहे हैं, आराम से अपने अंदर घुमा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या हो गया? इस पर पॉजिटिव आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया। मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि मेरा PS5 चोरी कर लिया, दीदी चोरी साडा हो गया, की करिए। तो यहां पर क्या हो गया? पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग अलग चार्ज होने की वजह से, इस प्रकार का चार्ज सेपरेशन होने की वजह से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है। चार्ज सेपरेशन होने की वजह थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी जनरेट हो जाती है। वही जहां पर चार्ज सेपरेशन नहीं होता वो रिंग हमेशा स्टेबल मानी जाती है। दिस रिंग विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज स्टेबल। इस रिंग को आप हमेशा स्टेबल कंसिडर करोगे, दैट्स इट। तो अब आपको समझ में आया कि ज्यादा स्टेबल कौन है? फिनॉक्साइड। व्हाई? बिकॉज इन फिनॉक्साइड आयन देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई?
अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल? वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल? क्या इतना आप लोगों ने नोट करा? पक्की बात, श्योर शॉट? क्या मैं आगे बढ़ूं? पहले दोनों स्ट्रक्चर्स नोट कर लो। कर लिए नोट? अब हम लोग वापस से हमारे सवाल की तरफ चलते हैं, दैट वाई फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। मैं इसका फिर से आपको एक बार जवाब देना सिखाता हूं कि जब आप अल्कोहल को अपने एल्कोक्साइड आयन में कन्वर्ट कर देते हो तो हम लोग सब जानते हैं दैट इस पर पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम एक्यूमुलेट हो गया, और इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इसके पास में कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, देखा जाए तो अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल हो गया। इसके हिसाब से तो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है, अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा स्टेबल है। वहीं अगर हम बात करें हमारे फिनॉल की, तो फिनॉल में अगर हम OH को देखें और अगर हम यहां पर इसको एल्कोक्साइड को देखें, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले तो ये बात जानते हैं, पहला पॉइंट तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एरोमेटिक रिंग। आपकी जो एरोमेटिक रिंग है या जो आपकी बेंजीन की रिंग है उस पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अभी अभी हम लोग सीख कर आए कि फिनॉल चार्ज सेपरेशन की वजह से अनस्टेबल होता है, लेकिन यहां पर नो चार्ज सेपरेशन। दूसरा पॉइंट क्या, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, यहां पर किसी भी प्रकार का चार्ज सेपरेशन नहीं होता, देयरफॉर इट इज वेरी स्टेबल, यानी यहां पर आपका एल्कोक्साइड स्टेबल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया में स्टेबिलिटी चाहते हैं लोग कि अनस्टेबिलिटी? ऑब्वियसली सर स्टेबिलिटी। तो भाई अल्कोहल जब स्टेबल है तो वो क्या अनस्टेबल बनना चाहेगा? नो, फिनॉल अनस्टेबल है तो क्या वो स्टेबल बनना चाहेगा? यस, मतलब फिनॉल चाहेगा कि मैं प्रोटॉन रिलीज कर दूं और अल्कोक्साइड बन जाऊं, नहीं फिनॉक्साइड बन जाऊं, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। स्टेबल कैसे होऊंगा? पहली बात, जब ये फिनॉक्साइड जब रेजोनेंस करेगा तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं रहेगा, और रेजोनेंस करने की ताकत है मतलब नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की ताकत है। लेकिन अल्कोहल क्या सोचेगा कि एक तो सारा नेगेटिव चार्ज इस बेचारे ऑक्सीजन पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और अल्काइल ग्रुप में सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अल्कोक्साइड अनस्टेबल हो जाएगा। तो वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ थोड़ी जाएगा, इसलिए ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा या कम करेगा, प्रोटॉन कम रिलीज करेगा, लेकिन आपका प्रोटॉन फिनॉल बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। तो ये है आपका मेजर कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल कि कौन एसिडिक ज्यादा कौन एसिडिक कम। समझ में आई बात आप लोगों को? तो मैंने जो फिनॉल और फिनॉक्साइड का कंपैरिजन कराया है वो इनकी स्टेबिलिटी का कराया है। ज्यादा स्टेबल कौन? फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है तो बनना पसंद करेगा, जो स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। बनेगा कैसे? फिनॉल को उसके लिए प्रोटॉन छोड़ना पड़ेगा, तो अगर इसको ज्यादा बनाना है तो ज्यादा प्रोटॉन छोड़ना पड़ेगा। ज्यादा प्रोटॉन छोड़ोगे तो ज्यादा एसिडिक नहीं होगा क्या? यो 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 मैन, समझ में आई बात मेरे प्यारे बच्चों? नोट करो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आलू ले लो, कांदे ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा, कांदा कांदा आधा आधा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके जो फिनॉल्स हैं अगर हम उन्हें सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स कर दें,
सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की एसिडिटी पर क्या असर पड़ेगा? गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को पीकेए एंड केए वैल्यूज के बारे में कुछ पता है? मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में और जेई एग्जाम्स में मैंने खुद 2017 और 18 में इसके ऊपर सवाल देखे हैं इस चैप्टर में से। तो अगर आप लोगों ने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी है, देन माय डियर फ्रेंड्स, एक बार यहां पर रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे गुल्लू गुल्लू बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, नहीं ना। फिर जब वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाती तो फिर चोमू आके बोलता है कि बड़े वीडियो बनाते हो। तो चोमू, तू पढ़ लेता, और तूने पढ़ रखा है तो क्या मैं मेरे बच्चों को नहीं पढ़ाऊं? अपुन तो पढ़ाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज पर जरा फोकस मारेंगे प्लीज एक बार कि के ए और पी के वैल्यूज क्या होती है। के ए बोले तो डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक एसिड, या किसी भी एसिड के लिए भी आप इसको बोल सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास में एक एसिड है, चलो CH3COOH, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहां पर एक्टिव मास ऑफ H पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय एक्टिव मास ऑफ CH3COO नेगेटिव, ये आपको वैल्यू देगा डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की। जितने कॉन्सेंट्रेशन इसका होगा मोल्स पर लीटर में, जैसे मान लो H की वैल्यू आ गई 0, मान लो H की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर, और इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स पर लीटर। समझ में आ रही बात आपको? तो इससे आपको कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, जो Ka की वैल्यू होती है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। कारण, क्योंकि अगर H पॉजिटिव 10⁻⁻10 है तो ये ऑटोमेटिकली 10⁻⁻4 होगा। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 10⁻⁻14 से ना तो कम होना चाहिए ना तो ज्यादा होना चाहिए, हमेशा इसके बराबर होना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर मैंने H पॉजिटिव की वैल्यू 10⁻⁻10 लिखी है तो मैंने इसकी पावर 10⁻⁻4 लिखी। अगर मान लो इसकी 10⁻⁻8 होती तो इसकी 10⁻⁻6 हो जाती, क्योंकि इन दोनों का सम मुझे -14 करना है। अगर ये 10⁻⁻6 है तो ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। अगर ये 10⁻7 है तो ये भी 10⁻7 हो जाएगा। तो इसको 8 मान लेते हैं, इसको अभी -6 मान लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? सिमिलरली पी के वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? पी के ए इज ऑलवेज नेगेटिव लोगैरिथम बेस 10 ऑफ के ए। समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों को बात? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात? तो अगर मान लो आपके इस फिनॉल का हम एसिडिटी चेक कर रहे हैं और फिनॉल की एसिडिटी में उसके अंदर H पॉजिटिव का आयन 10⁸ है, ठीक है। तो आप जब पी के ए की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर आपको नेगेटिव लोगैरिथम लिखना पड़ेगा बेस 10। चलो यहां पर मैं H पॉजिटिव लिख देता हूं ताकि अपन पीएच निकालने का सीख लें। तो ये इसका पीएच कितना हो जाएगा? नेगेटिव लोगैरिथम 1 इंटू 10⁻⁻8, तो पीएच की वैल्यू हो जाएगी -8। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात? तो इस प्रकार से आप पी के ए की वैल्यू निकाल सकते हो। और एसिड के केसेस में पीएच और पी के ए को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। पीएच और पी के ए की वैल्यू को इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हो। मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आपने पी के ए नहीं, आपने पीएच निकाला है। तो अगर इस एसिड का पीएच 8 आ रहा है, नॉट -8 सॉरी, अगर 8 आ रहा है तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि इसकी एसिडिटी कितनी है। मैं जानता हूं कि जो पीएच स्केल होती है, मैं जानता हूं कि जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 7 तक एसिड की होती है, 7 न्यूट्रल होता है और 8 से 14 बेस होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है एक छोटा सा लॉजिक कि जो भी आपका पी के ए का वैल्यू होता है, ये जितना बड़ा होगा आपके सब्सटेंस की एसिडिटी उतनी ज्यादा लेस होगी। कैसे? जैसे मान लो किसी का पी के ए वैल्यू आया 10,
मतलब पीएच स्केल पर, जैसे मैंने आपसे कहा pKa और pH को आप इंटरचेंजेबली यहां पर यूज कर रहे हो, तो अगर pH 10 है मतलब बेसिक की तरफ है, मतलब मैं कहूंगा इसकी एसिडिटी बहुत ज्यादा कम है। आ रही मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में? ठीक है। अच्छा, एक बात जो मैंने आपको बताई कि जो pKa की वैल्यू है ये मैक्सिमम 14 हो सकती है, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तब, कई केसेस में इसको और ज्यादा होती हुई भी देखी गई है, कई केसेस में इसको और ज्यादा होती हुई भी देखी गई है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बस आपको, अब मैं इतना ज्यादा डिटेल में इक्विलिब्रियम पे ले जाके नहीं पढ़ाऊंगा, बस मैं आपको एक बेसिक बात याद करने के लिए कहूंगा कि अगर आपके एसिड के pKa की वैल्यू ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली उसके Ka की वैल्यू बहुत कम है। क्यों? क्योंकि pKa इज ऑलवेज नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ बेस 10 log बेस 10 Ka। ये क्या है? ये इसका नेगेटिव लोगैरिथम है। तो अगर ये बड़ा तो ये छोटा, ये छोटा तो ये बड़ा, और अगर pKa का वैल्यू बड़ा मतलब Ka का वैल्यू छोटा, मतलब एसिडिटी भी कम, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी इसकी? कम हो जाएगी। क्या ये मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या ये चीज बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा डिटेल में इसमें जाकर नहीं देखेंगे, लेकिन इतना आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई परेशानी? अच्छा, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो Ka या ये जो pKa की वैल्यू जो 14 होती है, ये यूजुअली वाटर के केस में देखी जाती है। लेकिन हम लोग यहां पर क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, हम यहां पर अल्कोहल और सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल की बात कर रहे हैं, ये pKa की वैल्यू 15-16 तक भी जाती हुई देखी गई है, 15-16-17 तक भी जाती देखी गई है। ठीक है, मतलब हमको इससे मतलब नहीं है कि pKa की वैल्यू 14 तक ही होती है, नहीं, इससे ज्यादा भी होगी, मतलब और कमजोर एसिड हो जाएगा। pKa की वैल्यू तुम 14 से भी बढ़ा दोगे, मतलब मेरे लिए Ka की वैल्यू -14 से भी कम हो गई, मतलब मेरे लिए लॉग की वैल्यू और कम हो गई, मतलब मेरे लिए एसिडिटी और कम हो गई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ मान लो अगर आपने आपके फिनॉल के ऊपर जब रेजोनेंस होता हुआ देखा, तो रेजोनेंस कहां कहां होता हुआ देखा? एक ऑर्थो पोजीशन पर, दूसरा ऑर्थो पोजीशन पर, और तीसरा पैरा पोजीशन पर। मतलब अगर आप आपके इन फिनॉल्स पर, केस नंबर 1, अगर आप आपके फिनॉल्स पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, अगर आप आपके फिनॉल्स पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे, तो क्या होगा? अगर आप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? जैसे कि मान लो आपने CHO लगा दिया, जैसे कि मान लो आपने COOH लगा दिया, जैसे कि मान लो आप लोगों ने NO2 ग्रुप लगा दिया, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। कैसे? जैसे NO2 का एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं। NO2 आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपका NO2 है और ये आपके बेंजीन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर आपका फिनॉल लगा हुआ है। अब क्या होगा? ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अपनी ओर ले लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन यूनिवर्सल भिखमंगा है, तो इस वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर तो पहले थे, एक और आ गया नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस नाइट्रोजन का नुकसान हो गया, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसने छीन लिया, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये नाइट्रोजन किससे भीख मांगेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दे दो ना, इलेक्ट्रॉन दे दो ना, इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो अब जब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की नीड है, इस कार्बन को जब इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा? ये सामने वाले कार्बन पर जुड़े हुए फिनॉल से। ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो पहले यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, फिर अगले केस में यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, फिर अगले केस में यहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, रेजोनेंस चलेगा ना। तो जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, ये नाइट्रोजन खुश, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बेसिकली ये जो 3 ग्रुप है ना, ये अपनी खुद की गलतियों की वजह से, अपने खुद के ही ऑक्सीजन की वजह से भिखारी बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा दिया,
तो आपके फिनॉल की एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिटी को बढ़ा देंगे, कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस होता ही नहीं है, वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप ही नहीं होता, इसलिए वहां पर कोई मतलब भी नहीं बनता इस चीज का। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम है इस फिनॉल के लोन पेयर को अपनी ओर खींचने में मदद करना। तो अगर ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ा है तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींचेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर को खींचेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो इस हाइड्रोजन को जल्दी निकालेगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? नोट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना फंडा? तो देखो, अगर मान लो आपके पास में यहां पर OH है और अगर यहां पर आपने NO2 लगा दिया तो गाइस इसको बोला जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि आपके ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ गया है। तो गाइस इसकी जो pKa की वैल्यू देखी जाती है वो देखी जाती है 7.2 के आसपास। वहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास में पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसको क्या बोलेंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल क्या बोलेंगे? पैरानाइट्रोफिनॉल। इसके pKa की वैल्यू देखी जाती है 7.3, इनफैक्ट 7.1। तो 7.2 एंड 7.1 यानी काफी एसिडिक, काफी एसिडिक। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मल फिनॉल के pKa की वैल्यू देखते हैं तो ये आती है 10, मतलब फिनॉल की जो एसिडिटी देने की शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा आपके ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल की। मतलब फिनॉल का pKa का वैल्यू कितना है? 10, मतलब फिनॉल एसिडिक है और pKa की वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन जब आप उस पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा देते हो तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने क्या सिखाया है? pKa की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एसिडिटी घटेगी, pKa की वैल्यू बढ़ी तो एसिडिटी घटी। या हम ऐसा लिखते हैं कि pKa की वैल्यू घटी तो Ka की वैल्यू बढ़ी, और Ka की वैल्यू बढ़ी तो एसिडिटी बढ़ी। तो यहां पर pKa की वैल्यू घट गई, 10 से छोटी हो गई तो एसिडिटी बढ़ गई। लेकिन वहीं अगर आप इमेजिन करो कि मैं मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो इसके pKa की वैल्यू आती है 8। नो डाउट फिनॉल से ज्यादा कम है, फिनॉल से छोटी है, मतलब फिनॉल के मुकाबले आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल भी एसिडिटी देगा, लेकिन उतनी नहीं दे पाएगा जितनी ऑर्थो या पैरा देते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब कभी भी आप रेजोनेंस होता हुआ देखेंगे, जब कभी आप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखेंगे तो वो कहां बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पर बढ़ रही है। मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती नहीं है, लोन पेयर आता नहीं है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप का मेटा पोजीशन पे लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर लगा दोगे तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, अच्छा ही इफेक्ट दे रहा है। ठीक है गुलगुलो, क्या हम आगे बढ़े? पक्की बात? अच्छे तरीके से नोट कर लिया? चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बजाय यहां पर एक सेकेंड केस देखते हैं कि यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं। अब गाइस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या काम रहेगा? देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहां पर क्या करेंगे? पहले तो देख लो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जैसे CH3, C2H5, यानी जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कोशिश करेंगे, कारण क्योंकि इनका जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जब ये बेंजीन पर अटैच होंगे, तो आप लोग सब जानते हो कि बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और बेंजीन का हर एक कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो जब एक अल्काइल ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो नो डाउट इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? रिंग पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देंगे।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, दे इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, दे इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन द रिंग, ये रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे। अब मेरी एक बात सुनो, एक ऐसी फिनाइल की रिंग, एक ऐसी फिनॉल की रिंग जिस पर अल्काइल ग्रुप जोड़ने की वजह से या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ने की वजह से यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्या वो ऑक्सीजन से डिमांड करेगा? क्या वो ऑक्सीजन को बोलेगा कि तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी रिंग में नेगेटिव चार्ज बढ़ाया जा चुका है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जोड़ के। तो जैसे ही आप यहां पर क्रेसॉल को देखोगे, जैसे मान लो आपके पास में OH है और यहां पर आपने ऑर्थोक्रेसॉल देखा, तो प्यारे बच्चों ऑर्थोक्रेसॉल के अंदर क्या होगा, ये अपना नेगेटिव चार्ज इस रिंग पर डेवलप कर देगा। तो अब यहां पर ये रिंग में ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ गया, इस क्रेसॉल के एल्काइल ग्रुप की वजह से इस रिंग में ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देने के लिए फोर्स नहीं करेगा। भाई जिसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से और इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? और अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को नहीं दे पाएगा, क्या वो प्रोटॉन रिलीज कर पाएगा? नहीं। तो इस वजह से देयरफॉर इस वजह से इसकी एसिडिटी पर क्या असर पड़ता है? नेग्लिजिबल इफेक्ट हो जाता है और एसिडिटी इसकी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट ऑर्थो के अलावा अगर आप पैराक्रेसॉल देखोगे, अगर आप पैराक्रेसॉल देखोगे तो इन दोनों की जो pKa की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10.2 और अप्रोक्सीमेटली 10.1 के आसपास देखी गई है। दोनों की ही 10.2 या 10.1 देखी गई है। इनफैक्ट 10.2 बोला जाता है, 10.2 बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई? और अगर आप यहां पर मेटाक्रेसॉल देखोगे, अगर आप यहां पर मेटाक्रेसॉल देखोगे तो मेटाक्रेसॉल के अंदर भी सेम केस हो जाएगा, बस इसके pKa की वैल्यू 10.1 हो जाती है, थोड़ी सी कम। इसके मुकाबले ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक है, मतलब देखा जाए तो इन दोनों के मुकाबले इसकी एसिडिटी बहुत हल्की सी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं है। रेजोनेंस के द्वारा अगर रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर डेवलप होगा, और ये ऑर्थो पर ही नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है और पैरा पर ही नेगेटिव चार्ज छोड़ रहा है। तो इस वजह से इस पर ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किए जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बार फिर भी चल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ये यहां पर बना रहा है और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके pKa की वैल्यू कम ही रहती। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप फिनॉल पे लगा दिए हैं, तो आप क्या बोलोगे? एसिडिटी गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके बेंजीन की रिंग पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे, उस वजह से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा और रिंग के अंदर रेजोनेंस स्टार्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो वो प्रोटॉन कैसे रिलीज करेगा? क्या बात समझ में आ गई? कोई परेशानी इसके अंदर? चलिए ग्रेट। तो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल के दोनों केसेस आप लोगों ने समझ लिए। एक जल्दी से आपके साथ में एक लास्ट बात मैं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। तो गाइस आपके पास में यहां पर फिनॉल है, फिनॉल जिसका pKa है 10। अगर आपने फिनॉल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। pKa की जो वैल्यू है वो 7, मतलब ऐसा देखा जाता है कि वो लगभग 7 से 10 के बीच में आ जाती है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से इसका pKa का वैल्यू 10 से भी बड़ा हो जाता है, और यहां पर इसका pKa वैल्यू आप ऐसा बोल सकते हो 10 से छोटा हो जाएगा, 10 से छोटा हो जाएगा। इसके मुकाबले 10 बड़ा है, यहां 10 के बराबर है, इसके मुकाबले 10 छोटा है, 10.1, 10.2। और सबसे लास्ट में आपको दिखता है अल्कोहल। जैसा मैंने आपसे कहा था इसका pKa का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है, इतना तो हम कभी इक्विलिब्रियम में भी नहीं पढ़े हैं।
हमने कभी इक्विलिब्रियम में भी इतना छोटा वैल्यू नहीं पढ़ा है। 15.9 यूजुअली हम लोग पीएच स्केल भी 14 तक का बनाते हैं, ये तो उससे भी बहुत छोटा है, 20 गुना छोटा हो जाएगा ये। लेकिन फिर भी अल्कोहल का इतना कम होता है, तो अल्कोहल तो आप मान के चलो बहुत ही कमजोर एसिड है, बहुत ही खराब एसिड है, लेकिन उसके मुकाबले फिनॉल फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है, प्रोटॉन रिलीज तो करता है। अल्कोहल तो बहुत ही कमजोर है। तो गाइस यहां पर आपके अल्कोहल फिनॉल की एसिडिटी वाला पार्ट खत्म होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका रिएक्शन खत्म होता है एसिडिटी वाला। मतलब समझ रहे हो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अल्कोहल दो तरीके से बिहेव करता है, और उसी में मैंने फिनॉल भी जोड़ दिया था। यानी अल्कोहल और फिनॉल में दो तरीके के क्लीवेज हो सकते हैं, जिसमें पहला क्लीवेज होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना, जब आपका अल्कोहल या फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे। इस टाइप में सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हमने इनकी एसिडिटी की देखी। अब इसी टाइप में ये जो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन कर सकता है वो है ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन यानी जब आप लोग ईस्टरिफिकेशन पढ़ेंगे, तब ईस्टरिफिकेशन में भले ही अल्कोहल हो या भले ही फिनॉल हो, यहां पर भी उनके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं। मतलब यहां पर भी आपका अल्कोहल और फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो कितनी केमिकल रिएक्शन सीखी? दो। पहली कौन सी? एसिडिक नेचर, यानी आपका अल्कोहल और फिनॉल एसिडिटी शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। कब? जब उसके कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा। अब दूसरी कौन सी केमिकल रिएक्शन कर रहा है अल्कोहल और फिनॉल, जिसमें वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? वो है आपका ईस्टरिफिकेशन। देखिए यहां पर गाइस ध्यान रखना, मैं AR जो लिख रहा हूं, AR का मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, और R का मतलब आपका एल्काइल ग्रुप। अगर एरोमेटिक रिंग OH से जुड़ी तो फिनॉल, और अगर अल्काइल ग्रुप OH से जुड़ा तो अल्कोहल। मतलब AROH। भाई तुम लोगों को अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पर याद रख लीजिएगा, AROH बोले तो आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग के ऊपर OH, एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH, दैट इज योर फिनॉल। तो जब आप आपके अल्कोहल का ट्रीटमेंट या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर रहे हो, जब आप आपके अल्कोहल या फिनॉल का ट्रीटमेंट एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर रहे हो। सर ये एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? ये देखो, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। इसका मतलब कैसे होता है, ये बनता कैसे? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, OH का ट्रीटमेंट जब OH C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ करते हो, जब तुम दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हो तो एक में से OH और एक में से H निकल जाता है, यानी पानी बाहर हो जाता है। तब यहां पर क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से H चला गया तो यहां पर क्या बचा? O, फिर क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बचा? CH3। तो बन गया ना एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। वैसे इसको क्या बोलते हैं? क्योंकि दो कार्बन है, क्योंकि ये इथेनोइक एसिड से मिलकर बना है। इथेनोइक एसिड मतलब इसमें दो कार्बन थे, इसलिए इसको बोला जाएगा इथेन एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड। इथेनोइक एनहाइड्राइड, HYDRID, एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? और तीसरा केस, जब आप आपके फिनॉल का या आपके अल्कोहल का ट्रीटमेंट आप CH3 C डबल बॉन्ड OCl यानी कि एसाइल क्लोराइड्स के साथ करते हो। व्हाट डू यू मीन बाय एसाइल क्लोराइड? C डबल बॉन्ड OCl। C डबल बॉन्ड O के साथ अगर हेलोजन जुड़ जाए, या CH3 C डबल बॉन्ड O को एसिटाइल बोलते हैं, तो इसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोला जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप बोला जाता है। CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये इज कॉल्ड एज एसिटाइल। तो जब एसिटाइल ग्रुप से क्लोरीन जुड़ जाए तो बन जाता है एसिटाइल क्लोराइड। तो यहां पर क्या होगा? सबसे पहला केस, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे अल्कोहल और फिनॉल में से OH अलग होगा, यहां से भी OH अलग होगा, यहां से भी OH अलग होगा, यहां से H,
और यहां से OH मिलकर क्या बना देंगे, पानी, और यहां पर क्या हो जाएगा, AR या R, इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसका कार्बन आकर इससे जुड़ जाएगा, कार्बन से डबल बॉन्ड O है ही, और यहां पर जुड़ जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया, एक एल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल या एरोमेटिक ग्रुप, और बीच में C डबल बॉन्ड OO, यानी R C डबल बॉन्ड O OR, दीज आर कॉल्ड एज ईस्टर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, ईस्टर्स। ईस्टर्स में एक R की जगह एक एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है, या ईस्टर में दोनों की दोनों एरोमेटिक रिंग भी हो सकती है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके ईस्टर। तो बन गया ना यहां पर आपका ईस्टर। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर by treating your alcohol or phenol with carboxylic acid is called as esterification। यहां पर क्या होगा, यहां पर ये इस तरीके से टूट जाएगा, यहां से H निकलेगा और इस मोइटी के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इसको ऐसा लिख लो, C डबल बॉन्ड O OH, और क्या बचेगा, यहां बचेगा AR R O, और इस O के साथ ये जुड़ जाएगा C से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड O, और ये जुड़ जाएगा CH3। देखो बिल्कुल ऊपर जैसा बन गया ईस्टर। अच्छा, यहां पर खास बात क्या है कि ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपके एसिड्स की प्रेजेंस में की जाती है, और इस दोनों रिएक्शन में एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जैसे रिएक्शन आगे बढ़े, यहां पर पानी बने या यहां पर एसिटिक एसिड बने, इनको आपको क्या करना है, आपको एकदम अर्जेंटली आपको इन्हें रिमूव करते चलना है। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों रिमूव हो गए तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से बच जाएगी। अदरवाइज रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होने की वजह से पहले ये दोनों मिलकर ईस्टर और वाटर बना लेंगे, और बाद में वाटर और ईस्टर मिलकर फिर योर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बना लेंगे। तो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए तुरंत वाटर को और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करते चलो, फटाफट इनको भगाते चलो, बाहर निकालते चलो, ताकि क्या हो, आपकी रिएक्शन स्टॉप ना हो, या आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, और आपको ढेर सारी क्वांटिटी में आपको आपका ईस्टर मिलता रहे। लेकिन ये जो लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन है, ये पायरिडीन की प्रेजेंस में होती है। एक्चुअली पायरिडीन क्या होता है, पायरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड सॉर्ट ऑफ होता है, जिसमें एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन होता है, और यहां पर लोन पेयर होने की वजह से, लोन पेयर डोनर होने की वजह से इसका नेचर बेसिक हो जाता है। तो ऐसा क्यों, देखो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा, यहां बन जाएगा HCl, और यहां बन जाएगा R, ऐसा लिखना चाहिए, यहां बन जाएगा AR या R, इसका ऑक्सीजन बचा बस, यहां पर ये कार्बन क्योंकि इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ था ये गया, तो अब ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा OCH3, यानी यहां पर भी बन गया आपका ईस्टर। अब यहां पर क्या होता है, ईस्टर बनने के बाद HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जा रहा है, तो रिएक्शन में एसिडिटी होने की वजह से इनकी रिएक्शन होके हो सकता है ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए रिएक्शन, इसलिए हम यहां पर क्या ऐड कर देते हैं, पायरिडीन। पायरिडीन का काम क्या होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, HCl को। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन मेथड से आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से ईस्टरिफिकेशन कर सकते हो। गाइज यहां पर पायरिडीन काहे ऐड किया, इस बात का याद रखिएगा, इस बात को प्लीज अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में रोकने के लिए आपको HCl और कार्बोक्सिलिक एसिड को तुरंत रिमूव करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। इतना नोट करो, फिर आपको एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाता हूं, नोट करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं ऊपर की दो रिएक्शन बस रब करूंगा, नीचे वाली रहने दूंगा, क्योंकि मुझे नीचे वाली रिएक्शन से रिलेटेड एक बात आपसे और करनी है। यहां पर आप देखो मैंने क्या करा, आपके अल्कोहल या फिनॉल में एक एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा दिया, CH3C डबल बॉन्ड O। तो इस प्रोसेस को एसिटाइलेशन भी बोला जाता है, एसिटाइलेशन ऑफ फिनॉल। अगर आप फिनॉल में घुसेड़ रहे हो उसको तो फिनॉल का एसिटाइलेशन, और अगर अल्कोहल में घुसड़ रहे हो तो अल्कोहल का एसिटाइलेशन। गाइस इसी के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आपको दे रखी है, सब बच्चे इसको स्टार बनाकर नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपियों में, इसके लिए हाईली इंपॉर्टेंस है। अगर मान लीजिए आपके पास में सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में बेंजीन के ऊपर
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, इसलिए एसिड, और यहां पर OH, तो बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक की सैलिसाइक्लिक बोलते हैं, सैलिसाइक्लिक, यस, मैं सिलिक काय को लिख रहा हूं, सच अ सिली थिंग आई हैव डन। क्या गंडा बनेगा रे तू, क्या केमिस्ट्री पढ़ाएगा रे। सैलिसाइक्लिक एसिड। नाउ गाइस, इस सैलिसाइक्लिक एसिड में जब आप एसिड एनहाइड्राइड को इंट्रोड्यूस करते हो, ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो मेरे प्यारे बच्चों ये इस तरीके से टूटेगा, आपका OH इस तरीके से टूटेगा, और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O OH क्या बन के बाहर हो जाएगा, CH3 COOH। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर रब कर देता हूं, मैं आपको फिर से लिखवा दूंगा। बेंजीन रिंग के ऊपर COOH के साथ यहां पर O, और ये कार्बन जिसका ऑक्सीजन अभी अभी छूटा है, ये डबल बॉन्ड O CH3, यानी एक एसिटाइल ग्रुप आपके कंपाउंड में लग गया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ये बन जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, कॉमनली नोन एज एस्पिरिन। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। गाइस, ये कंपाउंड एस्पिरिन जो है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और ये काय के लिए यूज होती है, फीवर के लिए एंड एज अ पेन किलर। फीवर एंड पेन किलर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में अगर आप डिस्प्रिन सर्च करोगे, अगर मार्केट में आप लोग डिस्प्रिन हो गया, इकोस्प्रिन अगर आप सर्च करोगे, तो इकोस्प्रिन और डिस्प्रिन ये दोनों इसी से बनते हैं। इनफैक्ट ये ब्लड थिनर का भी काम करता है, ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। जिन पेशेंट्स को हार्ट में ब्लॉकेज का प्रॉब्लम होता है, जिन पेशेंट्स के हार्ट अटैक की या हार्ट में ब्लड जिनका गाढ़ा रहता है, जिससे उनको हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है, उन पेशेंट्स को डॉक्टर आधी इसको इकोस्प्रिन सुबह और आधी इकोस्प्रिन शाम को खाने की सलाह देता है। उससे उनका खून पतला रहता है और उस वजह से उनके हार्ट को ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता ब्लड को पूरी बॉडी में फेंकने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो गाइस, जैसा मैंने आपको नीचे वाली केमिकल रिएक्शन सिखाई थी, यहां पर हमने एसिटाइल क्लोराइड को जोड़ दिया। तो जब कभी भी आप किसी भी कंपाउंड में ये एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर देते हो, CH3C डबल बॉन्ड O, दैट इज एसिटाइल ग्रुप, तो इसको बोला जाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या बोला जाता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड का अगर आप IUPAC नाम करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, क्योंकि बेंजोइक मतलब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसको बोला जाएगा 2 एसिटाइल बेंजोइक एसिड, 2 एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, बाकी आप एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड याद रखो। तो गाइस, यहां पर आपका ईस्टरिफिकेशन वाला पार्ट खत्म होता है। गाइस, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को मत छोड़ना। एस्पिरिन इसका कॉमन नेम है, इसको याद रखना। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन याद रखना। क्यों यूज होती है याद रखना। एंड इट इज अ टाइप ऑफ ईस्टरिफिकेशन, मतलब एक प्रकार का ईस्टर है। ये जो डिस्प्रिन खाते हो वो एक प्रकार का ईस्टर है जिसमें बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो गाइज, यहां पर आपका ये वाला रिएक्शन खत्म होती है। एंड गाइज, यहां पर ओवरऑल आपकी रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड, OH बॉन्ड वाली रिएक्शन खत्म होती है। अब आपके अल्कोहल और फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, यहीं तक उनकी रिएक्शन थी। अब हम सीखेंगे कि आपका अल्कोहल और फिनॉल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे रिएक्ट करेगा, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अब कब टूटेगा। बट बिफोर दैट जरा इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से।